आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अध्याय 2 को करेंगे। इसके पहले हम सबने जे जे सी ई आर टी कक्षा 6 और 7 के सभी किताबों को पढ़ लिया है हमने। आज हम जेसीईआरटी कक्षा 8 का जियोग्राफी पढ़ने का कोशिश करेंगे, यानी लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश करेंगे। मैं नए लोगों को बता दूं, यह झारखंड का एकमात्र चैनल है जिसमें झारखंड के जो स्कूल में बुक चल रहा है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है। अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने जो भी तैयारी है उसको बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ये सभी टॉपिक हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो उसी पर हमने मतलब इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है और समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है। झारखंड के एक छोटे से गांव में बुधनी अपने माता पिता एवं 2 छोटे भाइयों के साथ रहती थी। कौन रहती है? बुधनी नाम की एक बच्ची है जो अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ यहाँ रहती है। उसका परिवार जंगल से दातून, पत्ते, लकड़ियां एवं जंगली फलों, केंदू, बेर, जामुन का इकट्ठा कर बाजार में बेचकर भरण पोषण करता है। में रहने वाले लोग क्या करते हैं? खेती से करके जो अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर जंगल के ही जो उत्पाद हैं उससे बाजार में ले जाकर के बेच करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। उसी में से एक है बुधनी के माता पिता। वह क्या करते हैं? दातून, पत्ते और लकड़ियां, उसके अलावा जंगली फलों को बेच करके वह अपना जीवन यापन चलाता है। बुधनी भी अपनी माँ की मदद करती है। कौन? बुधनी भी अपनी माँ की मदद करती है। उसका परिवार घर के आसपास की पथरीली भूमि पर केवल बरसात के मौसम में मोटा अनाज, रागी ही उगा पाती है। अब ये बुधनी का परिवार क्या करता है? बरसात के समय में सिर्फ मोटा अनाज, मक्का, रागी, ये सभी मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। दलहन के पौधे भी जो आते हैं वो भी मोटे अनाज के अंतर्गत में ही आते हैं। इन सभी चीजों को क्या करते हैं? इसके घर वाले उपजाने का प्रयास करते हैं। कब? बरसात के मौसम में। अब जो जंगल है, जंगल में पथरीली भूमि ज्यादा होता है, वहां पर और ज्यादा कोई खेती करना मुश्किल हो जाता है जंगल क्षेत्र में। लेकिन रागी और मक्का जैसे जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज को पानी की कम आवश्यकता होती है, वह पथरीली भूमि पर भी अच्छी तरह से उपज दे पाते हैं। इसीलिए उसके परिवार वाले क्या करते हैं? मक्का और रागी को बेचते हैं, मतलब उगाते हैं, जो साल भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए तो बुधनी के परिवार वाले क्या करते हैं? भरण पोषण के लिए जंगली उत्पाद को बेचते हैं, क्योंकि जो खेती कर रहा है मोटा अनाज का, वो साल भर भरण पोषण करने लायक नहीं है। समझ में आ गया? आगे है, गुरमीत कौर पंजाब के गांव में रहती है। अब एक और कहानी यहाँ पर बताया गया है, उसमें से एक है गुरमीत, जो पंजाब में अपने गांव में रहती है। गांव की जमीन समतल एवं उपजाऊ है। पंजाब में जो जमीन है वो समतल है और उपजाऊ है। किससे? इस जंगली जमीन के पूरी तरह विपरीत है। उसके पिता के पास 10 एकड़ का एक फार्म हाउस है, जिसमें धान एवं गेहूं के साथ अन्य फसलों का उत्पादन आधुनिक विधि से होता है। जहां बुधनी का परिवार अपने पारिवारिक जो पहले से चला आ रहा खेती का जो प्रोसेस है उससे खेती करता है, वहीं गुरमीत कौर का जो परिवार है वो क्या कर रहा है? आधुनिक तरीके से धान, गेहूं जैसे फसलों का उपजाव कर रहा है। उसके अलावा फलों का एक बागान तथा एक डेयरी फार्म भी उसके पास है। किसके पास? गुरमीत कौर के पास। गांव में एक नहर भी है। देखिए,
यहाँ पर नहर के माध्यम से खेती करने की सुविधा है, लेकिन जंगल में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होने के कारण, समतल भूमि नहीं होने के कारण क्या कर रहे हैं? बुधनी के परिवार वाले मोटा अनाज का उपज कर रहे हैं और इसीलिए गुरमीत प्रतिदिन स्कूल जाती है। आप देखेंगे बुधनी और गुरमीत कौर में क्या अंतर मिलेगा आपको? दोनों में ला आसमान ज़मीन का अंतर आपको पता चलेगा। जहाँ बुधनी अपने माता-पिता का हाथ बटाती है भरण-पोषण के लिए, वहीं गुरमीत कौर का परिवार पूरी तरह से सुखी संपन्न है और वह स्कूल भी जाता है। बुधनी और गुरमीत भारत के 2 विभिन्न स्थान में रहते हैं। उसके परिवार के जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। उसके परिवार के सही बात दोनों में अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति जैसे संसाधन की भिन्नता के कारण है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ पे बुधनी और गुरमीत रहती है, दोनों की भूमि की भिन्नता, वहाँ की मिट्टी हो गया, प्राकृतिक जो वनस्पति हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता है। इसके कारण दोनों के भरण-पोषण में भी यानी वहाँ मतलब उम, फसल उपजाने में भी भिन्नता आपको देखने को मिलेगा। अब आता है क्या? लैंड यानी भूमि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर क्या बोला गया था? भूमि की गुणवत्ता के बारे में बोला गया था। तो हम लोग भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे भूमि की गुणवत्ता के बारे में तो हम लोग भी यहाँ भूमि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भूपर पृष्ठ की कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। कहाँ का? भूपर पृष्ठ का जो है कुल क्षेत्रफल का 30% भाग ही भूमि है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितना बड़ा पृथ्वी है, उसमें सिर्फ 1/3 पार्ट में ही भूमि क्षेत्र है, बाकी जल है, समुद्र है। ठीक है? फिर भी भूमि की सभी भाग आवास योग्य नहीं है। फिर भी जितना भी भूमि हम लोग के पास है, सारा भाग कैसा? खेती करने लायक, बसने लायक नहीं है। आप सहारा मरुस्थल की बात करें, क्या वहाँ पर कोई आदमी बस सकता है? नहीं बस सकता। वह भूमि क्षेत्र है फिर भी। हिमालय की चोटी वाला क्षेत्र, लद्दाख वाला क्षेत्र है, जहाँ सालों भर बर्फ रहता है। क्या वहाँ पर कोई बस सकता है? नहीं बस सकता है। जबकि वो क्षेत्र लैंड है, फिर भी नहीं बस सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि टोटल जितना भूमि हम लोग के लिए, उतना में हम लोग आवास योग्य नहीं है। भूमि और जलवायु में भिन्नता होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। भूमि और जलवायु ये दोनों में विभिन्नता होने के कारण जनसंख्या जो है हर जगह एक समान नहीं है। जहाँ पर गंगा की जो नदी के किनारे नदी घाटियों में आप आबादी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखेंगे, वहीं पहाड़ी एरिया हो गया, वहाँ पर आपको कम लोगों को देखने को मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या है? एक भूमि है, दूसरा जलवायु है। भूमि में आप क्या देखेंगे? भूमि का बात करते हैं हम लद्दाख क्षेत्र में, वहाँ पर क्या ज़्यादा लोग हैं? नहीं। वहाँ का जलवायु कैसा है? वहाँ का जलवायु बहुत ठंडा है, जो आदमी के बसने लायक नहीं है, इसलिए लोग नहीं बस सकते वहाँ पर। आगे है ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृतिय पहाड़ी, दलदल, मरुस्थल एवं सघन वन क्षेत्र विरल एवं निर्जन है। जहाँ पर ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति है, पहाड़ी है या फिर मरुस्थल है या फिर बहुत ज़्यादा जंगली क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है? जनसंख्या बहुत कम मात्रा में आपको देखने मिलेंगे। जबकि उपजाऊ मैदान एवं नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। नदी घाटियों में आपको कृषि के लिए उपयुक्त मतलब क्या होगा? कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है तो लोग वहाँ पर बसना भी प्रारंभ करते हैं। इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कहाँ पर? नदी घाटी क्षेत्रों में। उपयुक्त कारकों के परिणाम स्वरूप ही राजस्थान के थार मरुस्थल, झारखंड के सारंडा वन में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। कहाँ-कहाँ? झारखंड का जो सारंडा जंगल है, वहाँ पे वन ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या वहाँ पर आपको देखने को कम मिलेंगे। जबकि गंगा का मैदानी भाग जो है जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है? अब आगे है भूमि उपयोग। क्या है देखते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। याद रखेंगे भूमि क्या है? भूमि एक संसाधन है। संसाधन किसको कहते हैं? आप मैंने पिछले क्लास में ही बताया है। आप जा कर के उसको आराम से पूरी तरह से देख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट नोट्स बता देता हूँ। संसाधन हम उसको बोलेंगे जो हमारे जीवन में
लाभदायक हो, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, उसको हम संसाधन बोलते हैं, चाहे जो भी हो, सब चीज़ों को। मनुष्य भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य अपने ज्ञान से नई चीज़ों को का खोज करता है और अपने जीवन को आसान बनाता है। ठीक है? देखिए आगे, इसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़कों एवं उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। किसका? भूमि का। हम लोग कृषि के लिए करते हैं, वन रोपने के लिए करते हैं, खनन के लिए करते हैं, उसके बाद घर निर्माण के लिए करते हैं, सड़क हो गया, उद्योग स्थापना के लिए भी हम लोग ऐसा करते हैं। किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग भौगोलिक, अभी किसी भी क्षेत्र का आप भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वहाँ का भौगोलिक कैसा है, भूगोल कैसा है उसके ऊपर। जैसे धरातल समतल है या नहीं, वहाँ का जलवायु जो है वो कैसा है, क्या हर समय ठंडा पड़ता है या फिर हर समय गर्मी पड़ता है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रहे हैं, इन सभी चीजों को देखा जाता है। वहाँ की मिट्टी भी कैसी है उसके पर भी ध्यान दिया जाता है। तथा दूसरा क्या है? मानवीय, जैसे मानवीय कारक में क्या होगा? जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। ठीक है? कारकों पर निर्भर होता है भूमि की उपयोगिता। किसी भी देश की भूमि उपयोग से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। अब किसी भी देश की भूमि कितना उपयोग हो रहा है, कैसे उपयोग हो रहा है, कितना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, इन सभी से क्या कर सकते हैं हम? उसके आर्थिक स्थिति का, यानी कैसा अमीर है, गरीब है, उसके बारे में आराम से पता लगा सकते हैं। देखिए, विश्व एवं भारत में भूमि उपयोग प्रतिशत में दिया हुआ है। कृषि योग्य भूमि है ये वाला क्षेत्र, चारागाह में देखिए ये है, वन में ये है, और अन्य में कौन सा आ जा रहा है? ये आ जा रहा है। अब इसको इस तरह से देखिए, जहां विश्व में कृषि योग्य भूमि 11% है, वहीं भारत में 57% भूमि पर खेती कर सकते हैं। चारागाह जहां पर है भूमि में, विश्व में 26% है, वहीं भारत में 4% है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जंगल काट करके कृषि योग्य भूमि बना दिया। ठीक है? जहां विश्व में 31% जो है वन है, वहीं भारत में 22% वन है। जबकि याद रखेंगे, वनों का औसत जो है वह कितना होना चाहिए? कम से कम 33% होना चाहिए। जितना आपका देश का क्षेत्रफल है उसमें से 33% वन होना चाहिए, ताकि हमारा पूरा पृथ्वी जो है वो ग्रीन हाउस के इफेक्ट में ना आ जाए। अब आगे आता है, अन्य में है जो 32% विश्व में, जबकि 17% भारत में है। ऊपर दी गई सारणी के आधार पर एक दंडारेख बनाइए एवं विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमि उपयोग की तुलना कीजिए। हम लोगों ने तो तुलना कर लिया है। आगे है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है। स्वामित्व का मतलब क्या हो गया? स्वामी यानी मालिक के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया निजी भूमि। निजी भूमि मतलब क्या? जैसे आपका जो भूमि है, आपकी जो पुश्तैनी भूमि है, जिस पर आप टैक्स सरकार को दे रहे हैं, रसीद कट रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? निजी भूमि बोलते हैं। एक होता है सामुदायिक भूमि। सामुदायिक मतलब भूमि जो सभी लोगों के लिए है, किसी एक पर्सन का नहीं है। सामुदायिक भूमि हम लोग किसको मान लेते हैं? जो सरकार का भूमि है उसको हम लोग सामुदायिक भूमि मान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बेहतरीन डिफिनेशन दिया गया है, निजी भूमि व्यक्तिगत के अधिकार में है, जबकि सामुदायिक भूमि पर पूरे समाज का अधिकार होता है। सारे बाथरूम वगैरह हो गया, स्कूल वगैरह कहाँ बनते हैं? तो सामुदायिक भूमि पर बनाए जाते हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित रहती है। आप देखेंगे किसी भी गांव में, अपने ही पास देखेंगे, जिसमें आपके फैमिली में 2 मेंबर थे, उसमें जो जमीन था, जमीन अभी भी वही है, जबकि फैमिली मेंबर बढ़ गए। अब बोलेंगे कि सर हमारे फैमिली वाले ने जमीन खरीदा है, तो जमीन तो मेरा बढ़ गया। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जमीन आपके हिस्से का बढ़ गया, लेकिन जो जमीन पहले से था वही जमीन अभी भी है। क्या 30% जो जमीन हमारे पृथ्वी पर है, क्या वह बढ़ करके 40% हो गए? नहीं, जबकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सीमित भूमि उपलब्धता के बावजूद इसका उपयोग भी विभिन्न कार्यों में होता है। भूमि उपयोग का एक भाग बंजर भूमि का भी है, जबकि दूसरा भाग गैर कृषि परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाई गई भूमि का भी है।
ठीक है, इसको समझाने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप समझ गए होंगे। देखिए, बंजर भूमि में पहाड़ों की चट्टानें, सूखी हुई भूमि एवं मरुस्थल भूभाग शामिल किया जाता है। अब बंजर भूमि में किसको रखा जाता है? पहाड़ी एवं चट्टानी, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, खेती नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसको हम बंजर भूमि में रखते हैं। इसके अलावा जो सूखी भूमि है, जहाँ पे बरसात नहीं होते हैं, खेती करने योग्य नहीं है, उसको हम किस में रखते हैं? बंजर भूमि में। इसके अलावा जो मरुस्थल भूभाग भी है, उसको भी हम लोग रखते हैं बंजर भूमि में। ठीक है, आगे है, गैर कृषि कार्य में भूमि का उपयोग बढ़ती हुई जनसंख्या अपनी आवश्यकता के अनुरूप बस्तियों का निर्माण करने, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, उद्योग धंधा को बढ़ावा देने, औद्योगिकरण, व्यापारिक क्रियाकलापों को बढ़ने आदि कार्यों में करती है। अब गैर कृषि भू कार्य जो है, जैसे कि ये बंजर भूमि जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसका उपयोग हम लोग आखिर करते कहाँ हैं? तो हम लोग इसका उपयोग क्या करते हैं? जो जनसंख्या, जो हम लोगों ने बस्ती बनाया है, उसको क्या क्या उपयोग है? तो उपयोग है मोबाइल, उपयोग है बिजली की। तो क्या मरुस्थल भूमि में हम लोग क्या कर सकते हैं? मरुस्थल भूमि पे हम लोग सोलर लाइट लगा सकते हैं, सौर प्लेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजों से हम लोग सड़क मार्ग वगैरह यहाँ पे बिछा सकते हैं, मतलब उद्योग धंधा वगैरह इस जमीन पर हम कर सकते हैं, ये सब जमीनों पर। ठीक है, आगे है, लंबे समय से लगातार भूमि संरक्षण के साथ साथ उसके प्रबंधन एवं अवहेलना करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम भूमि के उपयोग हेतु अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करते आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप भू संसाधनों के निर्मीकरण की बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। क्या बोल रहा है कि हम लोग भूमि संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। भूमि संरक्षण का मतलब कि हमको भूमि का उपजाऊ कैसे बचाना है, भूमि को कैसे बचाना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके क्या हो रहे हैं, निम्नीकरण, यानी जो भूमि में जो भी उपजाऊपन था, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाते हुए हम लोग देख रहे हैं। आज वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। वन भूमि जो है उसका विनाश हो रहा है, और कृषि योग्य भूमि का भी विनाश हो रहा है। क्यों? कृषि योग्य भूमि का विनाश होने के कारण हम लोग अधिक खाद्यों का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, वन भूमि का, यहाँ पर हो सकता है खनिज मिल रहे हो, तो हम लोग क्या करें, अपने उद्योग लगाने के लिए क्या किए, वन को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो क्या है, वन भूमि, कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। इससे इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। खतरा उत्पन्न हुआ है, या फिर खतरा मतलब क्या हो रहा है, खत्म हो भी रहा है। इस कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अगर हम इस तरह से भूमि का विनाश होते देख रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में क्या हो सकता है, गंभीर आपदा आ सकती है। अतः इसके संरक्षण आवश्यक है। संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जाने की आवश्यकता है। क्या कि हम भूमि संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं? पहला होगा, वन रोपण करें हम लोग। दूसरा, अतिचारण पर रोक, बहुत ज्यादा जो हम लोग गाय भैंस को ले जाके चरा रहे हैं उसको समाप्त करें, ताकि वन में जो पौधे हमने लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, वो बढ़ सके। रासायनिक कीटनाशक का उपयोग कम प्रयोग, उर्वरकों का कम उपयोग, खनिज के बाद खाली खदानों को भरना आदि। जो खनन के बाद जो खदान खाली पड़े हुए हैं, उसको हम क्या करें, मिट्टी से भर दें, वहां पे पेड़ पौधे लगा दें। तो इन सामान्य उपायों के माध्यम से हम काफी हद तक भूमि को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, यानी भूमि को हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, भूमि संसाधन के संरक्षण के तरीके दिए हुए हैं। वन रोपण, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का कम उपयोग, अतिचारण पर रोक, इसके अलावा खनन के बाद खाली खदानों को भरना। ठीक है, अब आता है मृदा। मृदा पर चर्चा करते हैं, सॉइल पर। भूपर पृष्ठ की ऊपरी परत मृदा कहलाती है। मृदा हम किसको बोलते हैं? भूपर पृष्ठ की जो ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत होती है, उसको हम लोग मृदा कहते हैं, जो पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए माध्यम प्रदान करती है। हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे, हम लोग का आवास कहाँ पर है, तो सारा भूपर पट्टी पर है, और यहीं पर तो मृदा है, जो पेड़ पौधे के विकास के लिए हम लोग खेती करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मृदा का ही उपयोग करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज कणों तथा जैव पदार्थों से होता है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, याद रखेंगे, मृदा का निर्माण आखिर होता कैसे है?
तो मृदा का निर्माण जो होता है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं अब। देखिए, यहाँ लिखा गया मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज कणों तथा जैव पदार्थों से होता है। सबसे पहले इस समझिए, चट्टान से मृदा का निर्माण कैसे होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। एक चट्टान है, पत्थर है आपके घर के पास। होता क्या है, उसके ऊपर समय उसके ऊपर जो है दिन के समय सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। सूर्य के प्रकाश पड़ने पर वह पत्थर क्या हो रहा है, फैल रहा है। रात में वही सूर्य के प्रकाश नहीं पड़ने पर वह फिर से सिकुड़ जाता है। यही फिर से जो है दिन में उसमें गर्मी पड़ने पर वो क्या कर रहा है, पत्थर फैल रहा है। और यही प्रक्रिया जो है सालों साल चलती आ रही है। इस बीच में क्या होता है, हवा चल रही है तेजी से, इस बीच में बरसात हो रहे हैं। इससे क्या होता है, जो पत्थर है जो सिकुड़ रहा था और फैल रहा था उसमें क्रैक आ जाते हैं और वह टूट करके क्या करते हैं, मृदा का भी निर्माण करते हैं। इसी तरह जो है जैव पदार्थों से भी मृदा का निर्माण होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो जाए, हम लोग के शरीर हैं उससे भी मृदा का निर्माण होता है। मृदा के प्रकार स्थलाकृति से तथा मृदा की उर्वरकता जैव पदार्थ एवं खनिज के मिश्रण से निर्धारित होती है। अब मृदा के प्रकार जो हैं वो स्थलाकृति कैसी है और फिर मृदा की उर्वरकता उर्वरता जो है जैव पदार्थ है उसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस फिगर पर देखेंगे, ह्यूमस और वनस्पति के कारण साथ ऊपरी मृदा। ह्यूमस किसको बोलते हैं, ह्यूमस हम बोलते हैं जो मृदा है। देखिए, मृदा में जो थोड़ा सा पानी वाला जो भाग होता है, थोड़ा सा, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। उसके नीचे देखिए बालू, गाद, कलिए के साथ उपमृदा होते हैं उसके नीचे। क्योंकि नीचे दबे होने के कारण इस मृदा पर क्या हो रहा है, बाहरी प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ पा रहा है। इसके बाद अपक्षयित चट्टानें हैं, जनक चट्टानें हैं। जैसा कि मैंने बताया, सन की लाइट, गर्मी से, हीट से, फिर पानी से, तूफान से पत्थर टूटते हैं, लेकिन चट्टान का नीचे थोड़ा सा नीचे जा करके 10 मीटर नीचे जा करके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके ऊपर। अब मृदा निर्माण के जो कारक हैं उस पर चर्चा करते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप, जलवायु, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका तथा मृदा संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में इसके कारक अलग अलग हो सकते हैं। क्या बोला गया है, अब मृदा निर्माण का जो मुख्य कारक है, इसके जनक सेल जो होता है उसका स्वरूप कैसा था। जनक सेल का स्वरूप मतलब मृदा जैसे बनता है, कैसे, चट्टानों से, मैंने बताया। अब कोई चट्टान जो है बहुत ज्यादा मजबूत है, वही है जनक सेल, बहुत ज्यादा मजबूत है, तो उससे क्या होगा, जो मृदा बनेंगे वो पूरी तरह से छोटे छोटे नहीं हो पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बलुआई मिट्टी जैसा बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा वहाँ का जलवायु कैसा है, गर्म प्रदेश है तो जल्दी पिघलने में काम आएगा, ठंडा प्रदेश है तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें काम आती है। इसके अलावा है मृदा परिच्छेदिका। मृदा की ऊपरी परत से आधार, चट्टान तथा 3 संस्तर होते हैं जिनका रंग एवं संगठन अलग अलग के होते हैं। मृदा परिच्छेदिका के बारे में बात कर रहे हैं। मृदा के इन संस्तरों की अनुप्रस्थ काट को ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मृदा का रंग आधार चट्टान के रंग पर निर्भर करता है। मृदा का जो रंग होगा वह कैसा होगा, या वो जो चट्टान था शुरू में जिससे वो टूट कर मृदा बना है उसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए 2.3 में मृदा परिच्छेदिका को प्रदर्शित किया गया है। ये है क्या, यह है मृदा परिच्छेदिका। देखिए ये सारे स्वरूप दिखाए गए हैं, ये सारे मृदा परिच्छेदिका के ही रूप है। पहले जनक चट्टान है, ऊपर थोड़ा सा टूट करके क्या बन गया, अपक्षयित चट्टानें बना, उसके ऊपर थोड़ा टूट करके क्या बना, बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा बन गया, और ऊपर आते आते क्या हुआ, पूरी तरह से टूट गया। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूटने का प्रयास हो रहा है। इसी को मृदा परिच्छेदिका यहाँ पर बताया गया है। देखिए इसमें सबसे ऊपरी परत के हुमस को दिखाया गया है। हुमस का निर्माण जीव जंतु तथा वनस्पतियों के सड़ने गलने से होता है। हुमस का निर्माण जीव जंतु वनस्पतियों के सड़ने गलने से होता है। यह मृदा का सबसे उपजाऊ तत्व भी होता है। ठीक है, आगे है झारखंड में मृदा वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण हम झारखंड में कैसे करते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। झारखंड का ज्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़कई तथा सुवर्णरेखा नदी, बराकर नदी का उद्गम स्थल भी है। जिसके जल क्षेत्र ज्यादातर झारखंड में है। ये सारी नदियां जो दिख रही है इसके ज्यादा जल क्षेत्र कहाँ पर है, झारखंड में है।
आगे मृदा वर्गीकरण के अनुसार अनुसार प्रदेश की ज्यादातर भूमि चट्टानों एवं पत्थरों के अपरदन से बनी हुई है। यहाँ की ज्यादातर भूमि कैसे बनी हुई है? तो चट्टान और पत्थर के अपरदन से टूटने से बना है, जिसका इस प्रकार उक्त विभाजन विभाजित किया जा सकता है। जैसे क्या? एक हो गया लाल मिट्टी बना है, चट्टान से ही लाल मिट्टी बना होगा, बिल्कुल। तो ये मिट्टी ज्यादातर दामोदर घाटी एवं राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। आगे है माइका युक्त मिट्टी। माइका जो है कोडरमा, झुमरी तलैया हो गया, बड़का गांव जैसे हजारीबाग का। इसी तरह से तीसरी हो गया गिरिडीह का, और यह मंदार पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब माइका मिल रहा है यहाँ से मिट्टी से, तो उसमें जो है मिट्टी भी जो होगा वो माइका युक्त ही मिट्टी देखने को मिलेगा। अब आता है बलुआई मिट्टी। ये ज्यादातर हजारीबाग धनबाद क्षेत्रों की भूमि में पाई जाती है। कौन सा? बलुआई मिट्टी। अब आती है काली मिट्टी, राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यह रांची के पश्चिमी हिस्से, पलामू, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र एवं पश्चिमी एवं पूर्वी मतलब सिंहभूम में पाई जाती है। इसको आप एक बार देख लेने से याद हो जाएगा आपको। आगे है मृदा का निम्नीकरण। जब मृदा की उपयोगिता घटती है तो मृदा का निम्नीकरण होता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब मृदा की उपयोगिता घट जाती है तो मृदा का निम्नीकरण होता है। सामान्यतः मृदा का निम्नीकरण तब होता है जब मृदा अपरदित होती है, मृदा में जल का अभाव होता है, अथवा मृदा प्रदूषित हो जाती है। डायरेक्ट आपको यह याद रखना है कि जब मृदा निम्नीकरण हो जाए, यानी उपजाऊ इसके अंदर जो मृदा का समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्पादकता भी घट जाएगी। खेती जो करेंगे लेकिन उत्पाद ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? मृदा का प्रदूषण हो गया, यही बोल सकते हैं। ये सब तब होता है जब, चलिए यहाँ पर बहुत सारी मृदा है, छोटे छोटे मृदा है, हवा या फिर पानी के बहाव के बाद ये क्या हुआ? बहकर दूसरे जगह चला गया। अब नीचे में जो मोटे मोटे पत्थर वाले जो मृदा है वो आपको मिल जाएंगे। तो एक तरह से इससे भी निम्नीकरण होता है मृदा का। ठीक है, अभी आगे है टॉपिक में, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक। कौन कौन सहायक कारक होगा मृदा को खराब करने में? तो एक होगा वनोन्मूलन, वन का कटना, अतिचारण, बहुत ज्यादा हम चरा रहे हैं, कीटनाशक उपयोग करना, वर्षा का दोहन, और भूमिस्खलन यानी बाढ़ भी आना। ये सभी चीजें क्या है? मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक है। अब मृदा संरक्षण के प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। अब मृदा को हम बचा कैसे सकते हैं उसके बारे में कुछ विधि यहाँ पर दिया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस विधि में ढालू स्थानों पर समुच्च यानी समान ऊंचाई को मिलने वाली रेखाओं पर बांध बनाकर एक लंबे ढाल को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जिसके कारण पानी एक साथ तेजी से कटाव ना करके विभिन्न स्थानों पर समाता जाता है। मतलब क्या कहने का मतलब है? यहाँ पर देखिए समुच्च देखिए यहाँ पर है समुच्च रेखीय जुताई। इसने यहाँ पर क्या किया उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जमीन उबड़ खाबड़ था, जमीन को देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेड़ बनाया गया, फिर दूसरा देखिए इस तरह का मेड़ बना हुआ यहाँ पर बनाया गया, इसी तरह तीसरा जो है इस तरह से बना है, देखिए यहाँ पर, फिर इस तरह से बना है, इस तरह से बना है। अब देखिए अगर इस तरह से नहीं बना हुआ रहता तो जो भी पानी यहाँ पर गिर रहा है वो तेजी से बहते हुए इधर जाता ढलान की ओर, और यहाँ पे जो भी मृदा है वो अपरदित करते हुए सारा नीचे ढलान की ओर ले जाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ? इसके बंध जाने से जो भी पानी यहाँ पर गिरेगा वह क्या होगा? इसका जो तेजी है वो रुक जाएगा और धीरे धीरे गिरेगा। फिर अगर गिरेगा धीरे से यहाँ आके फिर फंस गया, फिर धीरे धीरे गिरेगा, फिर यहाँ आके फंस गया, और ये धीरे धीरे गिरने के कारण क्या होगा? मृदा का अपरदन यानी मृदा का कटाव जो है बहुत कम होगा। इसके अलावा जो है रक्षक मेखलाएं बनाना, इसका मतलब क्या होता है? इसका उपयोग ज्यादा तटीय प्रदेशों एवं शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन को बचाया जा सके। इसके द्वारा मरुस्थलीकरण के विस्तार पर भी रोक लगता है। अब देखिए क्या होता है रक्षक मेखला में। एक है तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश हम किसको बोलते हैं? तटीय प्रदेश बोलते हैं समुद्र के अगल बगल वाला क्षेत्र।
और दूसरा है शुष्क प्रदेश जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। अब तटीय प्रदेश में क्या होगा, देखिए ये समुद्र है हमारा, यहाँ पर देखिए समुद्र है, पानी हर दिन आ रहा है आगे, टकरा रहा है, यहाँ का भूमि मिट्टी काट करके अपनी ओर बहा के ले जा रहा है, फिर कट करके मिट्टी को बहा करके अपनी ओर ले जा रहा है। जहाँ पहले तट यहाँ पर था, अब बढ़ करके यहाँ हो गया। लेकिन हम क्या करें, अगर अगर हम ऐसा कर सकते हैं, जो तट दिख रहा है यहाँ पर, यहीं पे हम क्या करें, घना पेड़ लगा दें, इस तरह से पेड़ लगा दें अगर, तो इससे क्या होगा, जो भी पानी इधर आगे बढ़ेगा, पानी जो भी आगे बढ़ेगा, इसके बहाव का यानी तेजी को क्या करेगा, पेड़ से टकरा करके स्लो हो जाएगा, जिससे मिट्टी का कटाव बहुत कम मात्रा में होगा। पहला चीज हो गया। दूसरा कारण यह है, मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, मरुस्थलीय यानी शुष्क प्रदेशों में, वहां पर क्या होता है, शुष्क प्रदेशों में गर्मी अधिक होने के कारण, देखिए यहाँ पर गर्मी अधिक होने के कारण तेज से हवा बहेगी। तेज से जब हवा बहती है तो जो भी मिट्टी है उसको उठा उड़ा करके दूर ले जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम पेड़ पौधे लगा दें तो जो हवा आ रही है वो पेड़ पौधे से टकरा करके क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और दूर से जो भी मिट्टी वगैरह लेके आ रहा है वो पेड़ पौधे से टकरा करके वहीं छोड़ देगा। तो ये क्या है, इन रक्षक मेखलाएं बना करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा का निम्नीकरण से बचाव कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब आते हैं फसल आवर्तन। इसका मतलब क्या होता है, भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के कार्मिक उत्पादन द्वारा मिट्टी की उत्पादकता में बनाए रखा जा सकता है। जैसे धान अथवा गेहूं के बाद दलहन अथवा चारे की फसल उगाई जा सकती है। अब फसल आवर्तन का मतलब क्या होगा, एक भूमि का टुकड़ा आपके पास है, आप हर बार उसमें धान ही रोप रहे हैं या फिर हर बार आप उसमें गेहूं ही रोप रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसमें भी जो है मृदा का उपयोग मतलब उपजाऊ जो होगा मृदा वह समाप्त हो जाएगी। कैसे सोचिए, एक गेहूं अगर हम रोप रहे हैं तो गेहूं को जितना भी चाहिए, जो भी चाहिए गेहूं के उत्पादन के लिए, वो मिट्टी से पूरा वह सोख लेगा। अगर धान ही रोप रहे हैं, धान पूरी तरह से सोख लेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम फसल को बदल बदल के लगाएं। अगर गेहूं लगाए हैं तो एक बार धान लगा दीजिए, दलहन वाला लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जो गेहूं ने जो उपजाऊता खत्म किया है उसको बहुत हद तक धान जो है भरपाई करने का कोशिश करेगा। दलहन वाले पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं जमीन में, तो इससे भी उपजाऊ बना हुआ रहेगा। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, मृदा का मतलब निम्नीकरण से बचा सकते हैं। अगला है नियंत्रित पशुचारण, यानी पशु को हम ज्यादा खोल के ना चराएं, जिससे क्या होगा, घास ज्यादा रहेगा, और घास रहेगा तो घास के जड़ क्या करेंगे, मिट्टी को पकड़े रहेंगे और ज्यादा खराब होने से बचाएंगे। ठीक है। अब ये झारखंड में मृदा अपरदन, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है, जिसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। उस समय बहुत तेज हवाएं चलती है तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। तब भारी वर्षा होती है, तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियां बह जाती है। ये हो गया मृदा अपरदन के, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, चली जाती है। इस तरह झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। इस प्रकार का अपरदन जिसमें मिट्टी की ऊपरी सतह बहकर हट जाती है उसको हम चादरी अपरदन कहते हैं। जब मृदा का ऊपरी सतह बह करके चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चादरी अपरदन बोलते हैं। चादर जैसा पतला सा ऊपर वाला मिट्टी बह जाता है। झारखंड में चादरी अपरदन एक गंभीर समस्या है। तीव्र पठारी ढाल वाले क्षेत्रों में जल का वेग अधिक होने से तीव्र कटान होती है। अब ढलान वाला क्षेत्र है तो वहां पर क्या होगा, थोड़ा सा भी पानी बहेगा तो पानी बहुत वेग से जो है नीचे जाएगा और उसके साथ अपने साथ मिट्टी भी लेकर के जाएंगे, जिससे अवनलिका अपरदन का समस्या उत्पन्न होती है। अब आता है जल के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। वाटर है क्या, इसके ऊपर। जल एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन हमने क्या क्यों बोला जल को, क्योंकि हम जल से नई नई चीजें बनाते हैं। नई चीजें बनाने का मतलब सोचिए इस तरह से, जल से हम बिजली बना रहे हैं, बिजली समाप्त होगा, फिर से हम जल से बिजली बना लेंगे।
फिर बिजली समाप्त होगा, फिर से जल से हम बिजली बना लेंगे। ठीक है, बिजली बनते जाएगा उसी जल से। तो नवीकरणीय यानी नई नई चीजें हम बना रहे हैं इससे, नई बिजली जो है उत्पादन कर रहे हैं। वहीं पेट्रोल का बात करें, पेट्रोल एक बार खत्म हो जाने के बाद फिर से उसका उत्पादन करने में बहुत समय लगेगा। आप संसाधन में जाकर के इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। आगे है, और देश के सामाजिक आर्थिक विकास का मूल आधार है कौन? जल। मनुष्य भोजन के बिना 1 महीने तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना 1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। जल उपयोगी है हम लोग के जीवन के लिए। मानव को जीवित रहने के लिए वायु के बाद दूसरा स्थान कौन सा है? जल का है। और पृथ्वी के भूपर पट्टी का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। पृथ्वी पर के भूपर पट्टी पर 3/4 भाग जल से ढका है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जल ग्रह कहते हैं। ठीक है, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। एक प्रश्न देखिए है, महा सबसे पहले जीवन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागर से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या महासागर के जल पीने योग्य हैं? तो नहीं। देखिए जवाब है, महासागर का जल लवणीय है, हम नहीं पी सकते हैं, नमक घुला हुआ है, मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण अथवा मीठा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.7% ही है। लगभग 70% भाग बर्फों के चादरों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। इसके बारे में विस्तार से जल के बारे में मैंने क्लास 7 में बताया है, वहां पर आप देख सकते हैं जाकर के। अपनी स्थिति के कारण इसका उपयोग मनुष्य बहुत कम कर पा रहा है। इस कारण केवल 1% अलवण जल ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। देखिए 100% जल में से 70% जल यानी शुद्ध जो मीठा जल है उसका 70% जल जो है बर्फ के रूप में है। ठीक है, बाकी जो जल बच गए उसमें से हम लोग के पास सिर्फ 1% ही जल पीने योग्य है, जो नदी वगैरह में है। बाकी भूमि में हो चाहे जलवाष्प में भी हो, ऐसा है। यह भौम जल, भूमि का जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। यह वाष्पीकरण, वर्षण और जलवाह की प्रक्रिया है, हमारे महासागरों, वायु, भूमि पुनः महासागरों के चक्र द्वारा निरंतर गतिशील है, जिसे जल चक्र हम कहते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, जो जल है पृथ्वी पर वह क्या करते हैं? बर्फ जो है पिघल के पानी बना, पानी से जलवाष्प बना, जलवाष्प पे वर्षा हुई, फिर से पानी बना, फिर से गैस बना, फिर ऊपर जाके संघनन प्रक्रिया द्वारा ठंडा हुआ और फिर नीचे आकर के वर्षा की, जिससे क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में जल हम लोग को मिलते रहता है। अब है जल उपलब्धता की समस्याएं, इस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जल एक चक्रीय एवं नवीकरणीय संसाधन। देखिए चक्र जैसा था ना, जल बर्फ बना, बर्फ से फिर पानी बना, पानी से गैस, गैस से फिर वर्षा होगी। इसकी आपूर्ति एक निश्चित सीमा है। पृथ्वी पर जल आज भी उतना ही है जितना आज से 2000 वर्ष पहले था, परंतु पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि के विकास तथा सिंचाई के विस्तार, औद्योगिकीकरण तथा नवीकरणीयकरण से जल की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता बहुत कमी आई है। अब क्या बोला गया है इसमें? बोला गया है कि जो जल पृथ्वी पर हजारों साल पहले से था, अब जब उतना ही जल भी है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोग औद्योगिकीकरण बढ़ा दिए हैं, जनसंख्या के कारण सिंचाई में ज्यादा पानी लग रहा है, इसी कारण पानी की समस्या एक क्षेत्र में हो रही है। कहाँ पर? देखिए पानी की समस्या एक क्षेत्र में होगा, जहां पहले यहाँ पानी था, जल वाष्प के रूप में वर्षा होकर के दूसरी जगह चला गया, तो यहाँ पे पानी की कमी हो गई, लेकिन यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। लेकिन इसी तरह तो बहुत जगह क्षेत्र है जहाँ पे पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन पानी जो पहले था, पानी उतना अभी भी है। अब है जल का उपयोग। धरातलीय एवं भौम जल का उपयोग, सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र की सिंचाई के लिए किया जाता है। धरातल पर वो जो जल है और भूमि के अंदर जो जल है उसका सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए करते हैं। सिंचाई के अतिरिक्त मत्स्य पालन, मछली पालन हो गया, बागवानी आदि में किया जाता है। तीव्र वृद्धि विकास के कारण औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में जल का उपयोग निरंतर बढ़ता जाता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? तीव्र आर्थिक विकास के लिए
अपने देश का आर्थिक विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उद्योग लगाए हुए हैं, उसके लिए पानी की आवश्यकता है, तो इसका भी हम लोग उपयोग ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है वर्षा जल संग्रहण, समुद्री जल का उपयोग। देखिए, जल संसाधन के संरक्षण क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हम कैसे जल संसाधन को बचा सकते हैं। पहला होगा, वर्षा जो हो रही है पानी, उसको हम लोग क्या करें, बचाव करें, जमा करके रखें। समुद्री जल का उपयोग करना हम लोग सीख जाएँ। डोभा का निर्माण करें ताकि भूमि का जल स्तर है वो बना हुआ रहे। धरातलीय जल का संरक्षण करना है। जो धरातल पर जल है, नदी वगैरह का ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। सिंचाई पद्धति में भी परिवर्तन करना है हम लोग को। जहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग जल का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ हम लोग को क्या करना है, कम जल का उपयोग करना है। अब है जल संसाधन का संरक्षण। इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जल संरक्षण का तात्पर्य जल के अनावश्यक उपयोग को कम करना, जल स्रोतों को बचाना एवं अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण द्वारा उपयोग के लायक बनाना है। जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना तथा जल के स्रोतों को बचाना है। जल संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अब जल का हम कैसे बचाएं, जल संसाधन को बचाएं कैसे, तो उसके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी जल स्रोत है जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, इन सभी को बचाना है। दूसरा, जो भी खराब जल है उसको पुनः चक्रण करके उपयोग में लाया जाए। जैसे जो हम लोग अभी पानी नहाने में उपयोग कर रहे हैं, उसको जो है पुनः चक्रण, उसको सफा करके फिर से उसको पीने में उपयोग कर लें। तो इस तरह से जल को बचा सकते हैं। इसके अलावा वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए। जैसे अगर घर बना रहे हैं तो घर के नीचे में टंकी बना दीजिए। जब वर्षा हो रही है तो जब जो भी छत का पानी है वह टंकी में जमा हो जाएगा। जिससे वर्षा जल को छत की टंकी बनाकर संग्रहित किया जा सकता है। वर्तमान समय में इसे संरक्षित करने का प्रमुख तकनीक वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसका तहत संग्रहित जल का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, धरातलीय जल के संरक्षण हेतु वृक्षों की कटाई को रोकना तथा वृक्षारोपण प्रमुख उपयोग है उपाय है। वृक्षा के जड़ जल के प्रवाह को धीमा कर भूमिगत होने में सहयोग करती है। जो भी वर्षा के रूप में जल आया, बह के जो है कहीं दूसरे जगह जाएगा, तो उसको अगर पेड़ पौधे आप लगा रहे हैं तो क्या करेगा, पेड़ पौधे के जल जड़ जो है वह उस पानी को खींच करके भूमि के अंदर ले जाएगा, जो बाद में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई के नई तकनीक का उपयोग, जैसे छिड़काव सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पहले हम पानी बहुत ज़्यादा सिंचाई में उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर अब बूंद बूंद जो है डायरेक्ट पेड़ के यानी पौधे के जड़ के पास बूंद बूंद में पानी पहुँचा करके बचा सकते हैं। इसके अलावा जल एक चक्रीय संसाधन, जैसा मैंने बताया, वर्षा के रूप में डायरेक्ट आता है, फिर पानी बनता है, फिर भाप बना और फिर से आ रहा है, नीचे गिर रहा है। बर्बाद हुए जल का पुनः चक्रण कर उसे उपयोग लायक बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं, उसको देखेंगे। झारखंड सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें डोभा का निर्माण महत्वपूर्ण उपाय है। डोभा के तहत छोटे आकार के गड्ढे का निर्माण किया गया है, जिसमें वर्षा का जल संग्रहित होता है, जिसका उपयोग खड़ी फसल को बचाने तथा पशुओं के लिए किया जा सकता है। ये हम अब झारखंड से हैं तो ये सभी चीज़ें आप जानते ही हैं ऑलरेडी। कुछ जानने योग्य बातें दिया है, उस पे चर्चा करेंगे। बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनियां भूमिगत जल के निम्नीकरण में सहायक है, यानी बहुत ज्यादा निम्नीकरण मतलब खत्म करने में सहायक है। इसका ज्वलंत उदाहरण केरल के पालक्कड़ जिले का गांव है। यहाँ लगे एक पानी संयंत्र में 300 से 600 फीट गहरे 60 बोरवेल खोदे गए हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग 15 लाख लीटर पानी जमीन से खींचा जा रहा है। इससे गांव के कुएं, तालाब, जलाशय, धान के खेत सभी सूख गए हैं और गांव के 300 निवासियों का जल संकट खड़ा हो गया है। समझ रहे हैं। अब आता है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वनस्पति और वन जीव बहुमूल्य संसाधन है। क्या वनस्पति और वन जीव है हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे से लेकर के छोटे छोटे घास सम्मिलित है। पौधे में इमारती एवं अन्य कार्यों के लिए लकड़ियां प्राप्त होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है, जिसे हम श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं।
पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पौधे क्या करते हैं? हमें पेड़-पौधे देते हैं, हमें छाँव देते हैं, हमें लकड़ी प्रोवाइड करवाते हैं। इससे सबसे अच्छा बात है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हम लोगों को ऑक्सीजन की भी आपूर्ति करती है, जिसे हम साँस लेते हैं। वनस्पति मृदा को संरक्षित करता है। वनस्पति क्या करता है? मृदा का भी बचाव करता है, अपरदन होने से बचाता है। मृदा की उर्वरकता भी बनाए हुए रखती है। वन जीव-जंतु का आश्रय स्थल प्रदान करता है, साथ ही पर्यावरण एवं पारितंत्र को संतुलन करने में सहायता प्रदान करती है। वनस्पति एवं वन जीवों से विविध प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसा कि हमने अभी बुधनी के बारे में पढ़ा कि उसने बेच करके अपना जीवनयापन चला रहा था। इनसे उद्योगों के लिए कच्चा माल, औषधि, घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएँ प्रमुख हैं। उसके बाद शंकुधारी वन में प्राप्त होने वाला मुलायम लकड़ी की लुगदी से कागज का निर्माण किया जाता है और विभिन्न प्रकार के फल, औषधि, तारपीन के तेल, गोंद आदि के प्राप्ति वनों से होती है। वन जीवों से हमें मांस, चमड़ा, ऊन आदि का भी प्राप्ति होती है। झारखंड में पाए जाने वाले वनों में हमें 2 प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। पहला मुख्य उत्पाद, दूसरा गौण उत्पाद मिलते हैं। मुख्य उत्पाद में आप देखेंगे कौन-कौन से आते हैं? साल, सागवान, शीशम, सेम ये सब पेड़ आते हैं, कीमती लकड़ियाँ। और गौण उत्पाद में वनों से सीधे प्राप्त ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के प्रमुख उत्पाद लाह, मधु, रेशम, केंदुपत्ता आदि है। समझ में आया? अब है आगे अब है प्राकृतिक वनस्पति के वितरण। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु और मिट्टी की विविधता के कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। विश्व में पाए जाने वाले वनस्पतियों में मुख्य रूप से 4 प्रमुख वर्गों में रखा गया। एक वन हो गया, घास स्थल, झाड़ियां और टुंड्रा प्रदेश। जो वनस्पति को 4 भागों में रखा गया है, वन हो गया, घास, उसके बाद छोटा झाड़ी, टुंड्रा प्रदेश मतलब होता है वह क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र या फिर जो भी क्षेत्र है वहाँ पे बहुत दूर-दूर तक एक दो पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। उसी को टुंड्रा प्रदेश बोला जाता है। ठीक है?